हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मिश्रा एजुकेशन में, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। यानी बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका एक पेपर है ईएमटी, उसका एक पार्ट है आपका मैग्नेटिज्म, जिसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हुए एमपीएस लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जब हम पहले तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जब लूप को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो क्या टॉर्क होगा। फिर टॉर्क की हेल्प से हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे वेक्टर पोटेंशियल। तो ये आज वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आज के वीडियो में जो वेक्टर पोटेंशियल वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको वेक्टर पोटेंशियल का यूज़ करके काफ़ी कुछ ड्राइव करना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो आप अगले वीडियो को नहीं समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को देखें, और वीडियोस देखने के बाद आप वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं आज इस लेक्चर में हम लोग, और बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो आपका है मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है? आप ये जानते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा कि जब हम किसी प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ दूरी पर रख देते हैं तो जो सिस्टम तैयार होता है वो क्या होता है आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल। कुछ दूरी का मतलब स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर हम फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो वो जो चार्जेस हैं हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। प्लस को हम अलग रख सकते हैं, माइनस को अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर हम मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट में आप जब भी देखेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके का मैग्नेट ले लें, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें, चाहे हॉर्सशू मैग्नेट ले लें, किसी भी तरीके का मैग्नेट ले लें, मैग्नेट में आपके दोनों पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ रहते हैं। कभी भी उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप एक मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड भी करते हैं तो फिर से अलग अलग पार्ट में नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें पता लगता है कि हर एक मैग्नेट में क्या होता है, हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। तो इसका आपको नोट्स चूंकि है ऑनलाइन आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। आप हमारे मिश्रा एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स फाइंड कर सकते हैं। तो बात हुई मैग्नेटिक डायपोल की, यानी एवरी मैग्नेट इज कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, which is north pole and south pole, and further it cannot be divided into two parts. If a magnet is divided in two parts, then again in each part north and south pole get produced. तो इस बात का आप याद रखेंगे कि कभी भी आपके पोल्स जो होंगे वो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। अब बच्चे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा। तो ऐसे ही अगर मैग्नेटिक पोल पढ़ रहे हैं या मैग्नेटिक डायपोल पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक डायपोल का भी क्या होगा, एक मोमेंट होगा। तो अगला जो हमें जानने की जरूरत है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जानने की जरूरत है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड होता है कि अगर मान लीजिए कि एक लूप में करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, और इस लूप की मान लीजिए एरिया R है, तो इस लूप की क्या करें, एरिया को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m होता क्या है, ये आपका होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा एरिया वेक्टर, एरिया नहीं एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर किसका, जिस लूप में वो फ्लो हो रहा है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इस लूप में बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको मिलने वाला है I, और मान लीजिए कि इसकी एरिया क्या है, कुछ n कैप ds है, एरिया वेक्टर n कैप ds। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। इसका यूनिट क्या होगा, करंट की यूनिट एम्पियर होती है और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि किसी लूप को, किसी रेक्टेंगुलर लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या टॉर्क उस पर काम करेगा। चलिए मान लीजिए आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक लूप को रख दिया जिसमें करंट I फ्लो हो रही है।
ठीक है। तो इस लूप में आई करंट फ्लो हो रही है, ये एल लेंथ मान लीजिए और ये बी ब्रेड्थ मान लीजिए, ठीक है। तो करंट जब फ्लो होगी तो आपने पढ़ा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर एक फोर्स काम करता है, जिसको मैंने पिछले वीडियोस में डिराइव किया कराया हुआ है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके हर एक पार्ट पर, मतलब इस पार्ट पर, इस पार्ट पर, इस पार्ट पर और इस पार्ट पर क्या करेगा, फोर्स काम करेगा। और उस फोर्स की वजह से अगर फोर्स सेम डायरेक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे और वो क्या होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा, तो वो क्या करेगा, कपल प्रोड्यूस करेगा। और कपल का क्या, अगर हम कह लें मोमेंट ऑफ कपल निकाल लें तो टॉर्क पता लग जाएगा। तो ये कॉइल किस तरीके से या ये लूप किस तरीके से घूमेगा हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो मान लीजिए कि इस पोर्शन पे आपका फोर्स जो लग रहा है वो हम इसका डायरेक्शन पीछे बता चुके हैं, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और F2 जो है वो चूंकि अगर करंट ऊपर जा रहे हो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें जो करंट लगेगा कुछ ऊपर फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ, और इसमें जो करंट लगेगा वो बाहर की तरफ। तो इन दो आर्म्स पे जो करंट लगेंगी, जो फोर्स लगेगी करंट की वजह से, वो क्या होगा, सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे होंगी, बट क्या होंगी, इनकी डायरेक्शन सिमिलर होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, या समझिए कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगी। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, F1 F2, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो पहले हम F3 की बात करें। मान लीजिए ये F3 हो गया और ये F4 हो गया, F1 और F2। तो F3 क्या हो जाएगी, आई, अगर सपोज कर लीजिए थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा आपका आई एल बी साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। तो दूसरा फोर्स क्या होगा, F4, वो हो जाएगा F, अच्छा ये अगर थीटा एंगल है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, एल बी साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे F3 एंड F4 आर इन सेम डायरेक्शन, या दे विल नॉट फॉर्म कपल, हेंस दे विल बी कैंसिल्ड आउट। बात करते हैं F1 की। तो F1 क्या होगा, F1 आपका फोर्स कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ कितना होगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है, लूप मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से, इधर इधर की तरफ, इधर की तरफ, और करंट कैसे जा रही है, ऐसे। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो F1 क्या होगा भाई, आपका आई एल बी होगा। इसी तरीके से आपका F2 भी क्या होगा, F2 मतलब इस आर्म पे करंट क्या होगा, आई एल बी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, साइन 90 होगा। अच्छा, इसमें ध्यान से आप लोग बी रखेंगे क्योंकि ये लेंथ क्या है आपकी, बी है। तो F1 और F2 जो फोर्सेस हैं यहाँ पर, वो क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कपल फॉर्म करेंगी। कपल आपने क्लास 11-12 में पढ़ी होगी। तो कपल जब फॉर्म करेंगी तो इस कपल का जो मोमेंट होगा, मोमेंट यानी अभी मोमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो टॉर्क जैसा काम करेगा और इस कॉइल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। कैसे, कुछ इस तरीके से। चलिए करते हैं। तो हेंस मोमेंट ऑफ कपल विल गिव द टॉर्क। क्या देगा भाई, टॉर्क देगा, ठीक है। तो टॉर्क देगा तो कैसे डिफाइन करते हैं टॉर्क को, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क क्या होगा, आइदर ऑफ द फोर्स, इसमें से आप क्या करिए, कोई एक फोर्स ले लीजिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू तो दोनों की क्या है, सेम है, तो हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो बड़ा जरूरी है, उसको चलिए निकालते हैं। तो अगर हम कॉइल को ध्यान से देखें तो कॉइल कुछ इस तरीके से है। तो मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो एक अंदर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, एक बाहर की तरफ। तो इनके बीच का डिस्टेंस ये है, लेकिन हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मान लीजिए क्या है, इनकी ऑब्लिक डिस्टेंस है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये होगी। ठीक है, तो मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। तो यहाँ पर भी ये m हो गया और n हो गया। ठीक, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर ये मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा है और ये हो जाएगा थीटा। तो चलिए ले लेते हैं साइन थीटा, क्योंकि इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा आपका ए मान लीजिए या क्यू पी मान लीजिए। तो पी एन क्या हो जाएगा, पी एन आपका हो जाएगा एम एन, या ऐसे कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी एन आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज आपका एम एन, पी एन अपॉन एम एन। ठीक है, तो अब देखिए जरा, तो पी एन क्या आ जाएगा आपका भाई, एम एन साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये एम एन क्या है, एम एन आपकी ये डिस्टेंस है यानी बी, तो ये क्या हो जाएगा, पी एन आपका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भाई यहाँ पर, बी साइन थीटा। इसको अपनी आप कॉपी में लिखिएगा। चलिए, आइदर ऑफ द फोर्स, किसी एक फोर्स को ले लीजिए। तो फोर्स आपकी क्या है, आई एल बी, ये आपकी फोर्स है, और इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, एल आपकी क्या है, कॉइल की लेंथ, बी क्या है, ब्रेड्थ है। दोनों अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया हो जाएगा। तो आई इंटू ए बी साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया। अब करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया को हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। करंट इंटू एरिया को अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का नाम दिया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। चलिए दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये m हो जाएगा, तो एम बी साइन थीटा, या इसी को आप देखिए वेक्टर a क्रॉस b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी m क्रॉस b लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा टॉर्क, जो किसी कॉइल पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा जब उसमें करंट I फ्लो होगी। तो इसको मैंने थोड़ा तेजी से करने की कोशिश की, क्योंकि ये 12th लेवल में भी आप लोगों ने किया होगा, लेकिन आगे जो जरूर है उसको बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है। और आगे आपको निकालना है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो देखिए टाउ जो होता है वो होता है आपका माइनस डी यू बाई डी थीटा, माइनस डी यू अपॉन डी थीटा। जैसे आपने को उसमें केस में किया होगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो वैसे ही अगर ये क्या लीनियर मोशन की बात करता है और ये एंगुलर मोशन की बात करता है, तो एंगुलर में फोर्स टॉर्क से रिप्लेस होता है, और डी आर यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ से आपके पास टॉर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सिंस टॉर्क हमारा क्या है, एम क्रॉस ऑफ बी, तो इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर हम मॉडुलस ले लें तो टॉर्क की वैल्यू इसमें रख दें तो क्या मिलेगा हमें। तो चलिए निकालते हैं भाई डी यू। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस मान लीजिए अभी हम लोअर कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा डी यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा मिलेगा। और इसे क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो इंटीग्रेट कर देंगे टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा, इसमें रख दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेशन में आप देखिए क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा एम बी साइन थीटा, एम बी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस एम बी कॉस थीटा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल कंडीशन से निकाल लेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में देखिए लूप मान लीजिए 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो आपका कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस 90 0 होने पर ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। और उस दौरान आप देखिए कॉस 90 होने पर क्या होगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड और जो आपकी क्या है
मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बीच में एंगल जीरो हो रहा है। तो अगर उसके बीच में एंगल जीरो हो रहा है तो उस दौरान आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जैसे आपने क्या किया, किसी आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो एकदम जब वो रेस्ट पोजीशन पर है तो अब आपको उसको अगर खींचना देखेंगे तो एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जब आप उसे स्ट्रेच करोगे तभी क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वैसे अगर कॉइल क्या स्टे कर रही है तो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब उसको आप क्या करेंगे, हल्का सा रोटेट करेंगे तब उसमें एनर्जी आएगी। तो यानी cos 90 पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, जीरो रही होगी। तो इस केस में आपका C क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और C अगर जीरो आ गया और इसमें पुट कर दिए आप तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कुछ इस तरीके से मिलेगी। चलिए देखिए क्या मिलेगी। तो U क्या आ जाएगा भाई, U आपका आ जाएगा -mv cos थीटा। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी किसकी, लूप की, जिसे आप और अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आपने m को क्या लिखा, आपका m क्या था, I इंटू मान लीजिए n कैप ds लिखा आपने। तो अगर इसमें रखेंगे तो आपको क्या देगा, माइनस m की जगह आप क्या लिखेंगे, I n कैप ds और दूसरा आपका b cos थीटा। अच्छा, b डॉट एन कैप ds आपका क्या होने वाला है, ये आपका चूंकि फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आई फाई। तो ये पूरा आप क्या करेंगे, फाई ले लेंगे, क्योंकि फाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा बी डॉट ए, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट एन कैप ds, है ना। तो ये आपको क्या देगा, एरिया वेक्टर देगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। इस वजह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस आई फाई। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फाइनली देखें तो फाइनली अगर हम देख रहे हैं तो I इंटू फाई पर डिपेंड कर रहा है आपकी रोटेशन या जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप क्या करें, फाई फ्लक्स जैसे आपकी सेम एरिया की कोई दूसरी लूप डाल दें, ट्राइंगल डाल दें या रेक्टेंगुलर शेप डाल दें या स्क्वायर या सर्कुलर, किसी भी तरीके का सेम एरिया का अगर आप लूप डालें, दैट मीन्स सेम फाई पास हो उससे, तब की केस में आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब सेम होगी और उसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए किस किस के लिए लागू होगा, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप या कोई भी क्लोज शेप जिसकी एरिया सेम हो और अगर आप करंट सेम दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होगा वो फाई सेम होगा और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, सेम होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे और एक और हम लोग रिजल्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। हाँ, इस वीडियो को मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी कवर करना है आपका सिलेबस। तो अब आपका जो है कॉन्सेप्ट वो है वेक्टर पोटेंशियल, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी और फाई आपकी क्या थी, यानी पोटेंशियल क्या थी आपकी, स्केलर क्वांटिटी थी। और दोनों के बीच में जो आपने रिलेशन लिखा वो लिखा माइनस डेल फाई, है ना। यानी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आपने यहीं पर एक और रिलेशन पढ़ा, डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। तो डेल क्रॉस ऑफ ई जीरो से हम दो बातें बोल सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे कर्ल ऑफ जीरो होने का मतलब कि ये इरोटेशनल नेचर रखता है और दूसरा ये कंजर्वेटिव नेचर रखता है। तो दोनों बातें हम इसी इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। कंजर्वेटिव के लिए हमें सर्कुलेशन निकालना पड़ता है, तो लेकिन आता वो इसी स्टेटमेंट से है। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं या सॉरी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन आपको क्या दे रहा है, एक वेक्टर पोटेंशियल दे रहा है, वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, उसी वेक्टर क्वांटिटी का आप डाइवर्जेंस कर ले रहे हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इन दोनों बातों से इस बात से निकल रहा है कि यह कंजर्वेटिव नेचर का है। दूसरा आप इसको इरोटेशनल नेचर यहां से प्रूव कर सकते हैं। सेम चलते हैं हम लोग, अगर उसमें बात करें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में आप देखिए, आपको एक चीज आपको वहां देखने को मिला होगा कि डेल डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। इसका प्रूविंग भी हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल ये आप जानते रहिए कि मैग्नेटिक जो बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, उसका डाइवर्जेंस ऑलवेज जीरो होता है। वहीं अगर आप क्या करें, डेल क्रॉस ऑफ बी निकाले होंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिला होगा म्यू नॉट जे। ठीक है, तो
अब देखिए यहां पर डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 था और डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू आपको म्यू नॉट जे था। अगर हम क्या करें, यहां पर आपको मान लीजिए कि मैं इसका डाइवर्जेंस लूं तो ये फिर से क्या करेगा, रिलेशन वैलिड करेगा। लेकिन अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लूं तो आपको डेल डॉट ऑफ बी की वजह से ही आपको जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो एम्पियर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल लेंगे, यानी इस तरीके का अगर कोई रिलेशन हम लेना चाहें, यानी जो क्या करे, आपका अगर ग्रेडियंट ले तो क्या दे, आपको एक फील्ड दे, यानी वेक्टर फील्ड दे। तो यहाँ पर वो फील्ड नहीं मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से, यानी कोई स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा कुछ क्वांटिटी हो जो क्या करे, कम से कम पोटेंशियल का, यानी पोटेंशियल का आप क्या करें, ग्रेडियंट ले, या यहाँ पर हम लोग उसका कर लेते हैं। तो कर लेने पर वो क्या करे, वो आपकी फील्ड दे। तो इस वजह से यहाँ पर एक फील्ड जनरेट की गई, एक फील्ड प्रोड्यूस की गई, या माना गया, जिसे कहा गया कि वो क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है। क्या है, वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल को बोला गया कि वो ए है, ए से रिप्रेजेंट किया आर पे, और ए और आर के बी के बीच में जो रिलेशन लिया गया वो लिया गया डेल क्रॉस ऑफ ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी कुछ लोग इसे कहते हैं। तो ये वेक्टर पोटेंशियल है जिसका आप कर्ल निकालें तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये दोनों जो नियम है, दैट मीन्स डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और दूसरा रिलेशन डेल डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, दोनों के दोनों क्या होते हैं, वेरीफाई होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आगे चल के हमें अलग अलग सिस्टम के लिए थोड़ी बात एक ही करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम के लिए ए निकालेंगे। एक सर्कुलर लूप के लिए हम लोग ए की कैलकुलेशन करेंगे, फिर स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी हम लोग ए निकालेंगे। फिर हम आपको अपनी तरफ से एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, जिसे ए से क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मतलब वेक्टर पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है कुछ वजह से। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे दिए गए लिंक्स पे बात कर सकते हैं मेरे से। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं 100% आपको दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।